अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर हो खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान नासिर। नाज़रीन, दुनिया में हर चीज़ का एक रैंकिंग होती है, इंडेक्स होता है, और अभी एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो 2023 में उसने अपनी रैंकिंग जारी किया, और वो रैंकिंग जो है वो हैरान कर रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल मिलिट्रीज़ हैं वर्ल्ड में 2023 में वो कौन सी हैं, उसमें किन किन कंट्रीज़ की जो फ़ौजें हैं, जो उनकी मिलिट्रीज़ हैं, उनका जिक्र आया है, तो वो किस किस नंबर पे हैं। तो आज हम वो देखने की कोशिश करते हैं। वीडियो का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब और चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं जी, देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की जो रैंकिंग है ये अपडेट हो चुकी है। शॉकिंग रैंकिंग सामने आई है। कई बड़े देश पीछे हो गए, कई छोटे देश आगे आ चुके हैं। डिस्कस करेंगे कि 2023 में द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या है। और देखो, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री का होना होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हर कंट्री के लिए। ये बहुत ही फेमस कोट है आपके सामने ड्वाइट आइजनहावर की। ये वर्ल्ड वॉर 2 में सुप्रीम लीडर थे सारी एलाइड फोर्सेस के, मतलब के यूएस, फ्रांस, जो भी देश जर्मनी और जापान के अगेंस्ट थे उनके लीडर थे आइजनहावर। बाद में ये यूएसए के फिर प्रेसिडेंट भी बने। इन्होंने ये कहा था कि मिलिट्री पावर की वजह से ही आप एक ऐसी शील्ड बना पाते हो जिसके पीछे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, साइंटिफिक प्रोग्रेस कर सकते हो, ओवरऑल सिविलाइजेशन और मैनकाइंड को आगे बढ़ा सकते हो। और मिलिट्री पावर के मामले में किस देश की क्या रैंकिंग है, चलिए ये देखते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे कि टॉप 4 में कुछ बदलाव हुआ नहीं है। लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, बहुत से लोग मान के चल रहे थे कि रशिया बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा। रशिया हो सकता है कि चाइना या इंडिया की रैंकिंग के आसपास आ जाए, क्योंकि रशिया ने बहुत स्ट्रगल किया यूक्रेन वॉर में। अभी भी आप अगर इस लिस्ट में यूक्रेन की रैंकिंग देखो ना, तो आपको यूक्रेन मिलेगा 15 स्पॉट पे। इंटरेस्टिंगली पिछले साल यूक्रेन की रैंकिंग थी 22nd, तो 22nd से यूक्रेन की जंप हुई है 15th रैंक पर। और रशिया एक 15th रैंक की कंट्री को भी अभी तक मिलिटरीली पराजित नहीं कर पाया है। हालांकि मुझे याद करना पड़ेगा कि यूक्रेन को सपोर्ट है बहुत सारी कंट्रीज का और बहुत सारी फाइनेंसिंग मिल रही है। तो ये सारी बातें देख के ना इन्होंने रशिया का स्थान रखा है सेकंड पर। चाइना अभी भी ओवरटेक नहीं कर पाया रशियन फेडरेशन को इस लिस्ट में। इंडिया का देखिए स्थान अभी भी चाइना के पीछे है। और यहाँ पे अभी देखिए कुछ रेडिकल चेंज हम एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे। जब तक इंडिया अपना डिफेंस बजट $100 बिलियन के आसपास नहीं ले जाता, तब तक कुछ ज्यादा चेंज एक्सपेक्ट मत करिएगा इंडिया की पोजीशन में। इंडिया मोस्ट प्रोबेबली आने वाले लंबे समय तक रैंक 4 पे ही आपको मिलेगा। मगर इंडिया के नीचे आप देखिए मेजर चेंजेस हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम फॉर एग्जांपल अब आ चुका है रैंक 5 पर। पिछले साल अगर मैं आपको बताऊं तो यूके की रैंक थी 8, अब 8 से ये जंप कर चुके हैं 5th पर। ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या हो गया यूके में? देखिए, एक ही रीजन है यूके की बड़ी घोषणा कि ये लोग अपना जो डिफेंस बजट है ये $100 बिलियन, डॉलर नहीं, $100 बिलियन कर देंगे 2030 तक। मतलब कि अभी जो इनका डिफेंस बजट है ये 48 बिलियन पाउंड है, इसको ये डबल करने वाले हैं 100 बिलियन पे। उसके अलावा यूके ने अपने डिफेंस एग्रीमेंट्स जापान के साथ, यूक्रेन के साथ और जरा स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं। और यूके के प्लान्स ये भी है कि ये बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर भी बिल्ड करेंगे इन द नियर फ्यूचर। और मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूं कि अगर यूके बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर, एटलीस्ट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड कर लेता है और अपना डिफेंस बजट इसी स्पीड से बढ़ाता रहता है, और इंडिया का डिफेंस बजट उतना ही रहता है 70-80 बिलियन के आसपास, कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया और यूके के बीच में जो गैप आपको दिख रहा है ये बहुत कम हो जाए। हालांकि यूके ओवरटेक तो नहीं कर पाएगा क्योंकि पॉपुलेशन का इशू है। इस पूरे इंडेक्स में ना देखिए, पॉपुलेशन को दी जाती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस। एक देश की आबादी कितनी है, कितने लोग वहां पर एनलिस्ट कर सकते हैं मिलिट्री के लिए। तो यूके वैसे ओवरटेक नहीं कर पाएगा, मगर इंडिया की रैंकिंग के बहुत करीब आ जाएगा। जो ओवरऑल स्कोर है इंडिया और यूके का ये बहुत ज्यादा करीब आ सकता है। फिर रैंक 6 पे कोई बदलाव नहीं है, आपको मिलेगा साउथ कोरिया और फिर पाकिस्तान। ये है सबसे बड़ा शॉक। एक्चुअली मैं ट्विटर में देख रहा था
कई लोग जो इस इंडेक्स को फॉलो करते हैं ये काफी शॉक थे पाकिस्तान की रैंक देखकर कि पाकिस्तान पहली बात तो पिछले साल रैंक 9th पे था। रैंक 9th पर ही देखकर पाकिस्तान को कई लोग काफी शॉक थे, मगर हाल ही में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे अब पाकिस्तान रैंक 7 पे आ चुका है। अब आप कहोगे मगर कैसे पाकिस्तान रैंक 7 का मतलब यह है कि ये इंडेक्स कह रहा है कि पाकिस्तान फ्रांस से जरा स्ट्रांग है, पाकिस्तान जापान जरा स्ट्रांग है, टर्की से, ब्राजील से। हाउ इज दिस पॉसिबल? देखिए यहां पर इन्होंने 3 चीजों पर फोकस किया है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की आबादी इस वक्त लगातार इंक्रीज कर रही है, तो इनके पास एक बड़ी आबादी है जिसको ये कन्वर्ट कर सकते हैं कल को सोल्जर्स में, मिलिट्री पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि चाहे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जैसी भी हो, जो भी प्रॉब्लम आए, आर्मी एक बड़ा शेयर अपने लिए निकाली लेती है। हाल ही में पाकिस्तान ने अपना जो डिफेंस बजट है ये 11% इंक्रीज कर लिया। 11% एक मैसिव हाइक होती है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब आपके देश में लोगों के पास खाने पीने के लिए भी ना हो। उसके अलावा देखिए हमने ये भी नोटिस किया कि पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये लोग कंप्लीटली अपनी कंट्री को चलाते हैं, गवर्न करते हैं। पीएम कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, कौन कहां पर बैठेगा, ये पाकिस्तान का आर्मी जनरल 1 घंटे में चेंज कर सकता है। जो इमरान खान का केस हुआ रिसेंटली, जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी ने बिल्कुल उठाकर फेंक दिया इमरान खान को, फिर एक जो नया लीडर है वो बिठा दिया। देखो कहने को सब कुछ पार्लियामेंट के हिसाब से हुआ है, सीट्स बदली है वगैरह, मगर पाकिस्तानी आर्मी की डोमिनेंस सबके सामने थी। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, तो मतलब कि पाकिस्तान का जो बजट है ओवरऑल उसका एक बड़ा चंक चाहे तो पाकिस्तानी आर्मी और निकाल सकती है। अगले साल ये लोग चाहे तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट 20% और कर सकते हैं इंक्रीज, इनको कोई नहीं रोकने वाला। तो जो अथा पावर है पाकिस्तानी मिलिट्री की, स्पेशली पाकिस्तान की आर्मी की अपने देश में अनकंट्रोलेबल पावर, उसी की वजह से पाकिस्तान को एक बड़ा बम मिला है और पाकिस्तान आ चुका है रैंक 7 पर। हाँ, यहाँ पे आप एक ये भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि क्या यूएसए का जो मिलिट्री सपोर्ट फिर से ओपन हो चुका है पाकिस्तान के लिए, तो क्या इससे भी पाकिस्तान को हेल्प मिली है? थोड़ी बहुत मिली होगी, मगर अगेन देखो पाकिस्तान को कुछ नया मिलिट्री हार्डवेयर अभी तक तो मिला नहीं है। ठीक है, अभी तक तो मिला नहीं है। मान लीजिए कल को नया मिलिट्री हार्डवेयर इनको मिलता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जो रैंक है ये और बढ़ सकती है। पाकिस्तान कुड ओवरटेक साउथ कोरिया इन द नियर फ्यूचर, ये बिल्कुल हो सकता है ना। अब आप पूछोगे मगर जापान गिर कैसे गया, जापान की रैंकिंग नीचे कैसे हो गई, इवन दो जापान ने अनाउंस किया है कि ये अपना डिफेंस बजट बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। देखिए जापान की प्रॉब्लम बहुत ही बेसिक है। जैसे मैंने आपको बताया था, इस पूरे इंडेक्स पे ना आबादी को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यूक्रेन का केस आप अगर ले लो, 4 करोड़ की आबादी का देश है। 4 करोड़ आबादी कम नहीं होती, बहुत सारे लोग होते हैं 4 करोड़। और यूक्रेन की आबादी ने बड़ा रोल प्ले किया है उस कंट्री के डिफेंस में। तो जापान का केस ये है कि इनकी आबादी लगातार कम होती जा रही है। 12 करोड़ के आसपास की आबादी है, लगातार हर साल इनकी आबादी डिप हो रही है और पॉसिबिलिटी है कि 2030-40 के आसपास इनकी आबादी 10 करोड़ या 11 करोड़ के आसपास पहुंच जाए। इट इज वेरी मच पॉसिबल। और देखो प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि इनकी आबादी कम है, इन्होंने जो पॉपुलेशन डेवलप कर ली है ना, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है मिलिट्री में एनलिस्ट करने को। यहां पर आप देख पाओगे जापान मिसाइल्स तो डेवलप कर रहा है, मगर मिसाइल सब्स्टिट्यूट नहीं होते मैन पावर के। अंत में आपको सोल्जर्स चाहिए, आपको देशभक्त चाहिए, आपको ऐसे नौजवान चाहिए जो बिल्कुल आर्मी में एनलिस्ट करना चाहते हैं, देश के प्रति उनके मन में जज्बा है। यहाँ पर देखिए जो आबादी है ये एनीमे देखना चाहती है, ये गाने सुनना चाहती है, ये लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस करना चाहते हैं। मिलिट्री आप कह लो एक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन है नहीं जापान की सोसाइटी में। हो सकता है मे बी कल को देश पे आपदा आ गई, यूएसए ने कह दिया कि हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, जापान को समझ में आ गया कि यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स अब जापान की रक्षा नहीं करेंगे, तब हो सकता है कि इनके नौजवान खुद उठकर मातृभूमि की रक्षा करने के लिए आए। मगर अभी के लिए जापान की रैंकिंग बिल्कुल हर साल नीचे गिरती जा रही है। और फ्रांस का केस देखिए, फ्रांस में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सी प्रॉब्लम फेस कर रही है, बहुत से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनका मिलिट्री बजट उस स्पीड से इंक्रीज हो नहीं रहा। उसके अलावा हाल ही में फ्रांस ने अफ्रीका से रिट्रीट कर लिया, अफ्रीका से अपनी बहुत सारी मिलिट्री वापस बुला ली। तो फ्रांस का जो इंपैक्ट था अफ्रीका में अब ये बहुत कम हो चुका है। ये अब इंडो पैसिफिक पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगेन देखो, अगर कल को फ्रांस इंडो पैसिफिक में कोई बड़ा मूव चलता है, बड़ी डिप्लॉयमेंट करता है, तब वापस हो सकता है कि फ्रांस आपको रैंक 8 पर मिले, मगर फॉर द टाइम बीइंग फ्रांस 9th और 10th के आसपास रहेगा।
फिर अगर हम इंडिया के आसपास के जो देश है उनकी बात करें तो बांग्लादेश की रैंक मैं आपको बताऊं तो बहुत पीछे है। बांग्लादेश की रैंक म्यांमार से भी पीछे है। आपको बांग्लादेश की रैंक मिलेगी 40th। बांग्लादेश बाय द वे हमेशा कोशिश करता है कि मिलिटरीली ये म्यांमार से आगे रहे। फिर नेपाल की अगर मैं बात करूं तो नेपाल को यहाँ पर रैंक किया गया है 129th। जी हाँ, बहुत ज्यादा पीछे रैंक किया है नेपाल को। याद रखिएगा, नेपाल की कोई नौसेना है नहीं, नेपाल की थोड़ी बहुत बस आर्मी है और एयरफोर्स है, तो इसलिए नेपाल की रैंक है 129। फिर श्रीलंका को अगर हम देखें तो ये आपको मिलेगा 71st रैंक पर, और अगले साल श्रीलंका की रैंक और जरा कम हो जाएगी क्योंकि हाल ही में इनकी सरकार ने यह अनाउंस किया है कि अपनी मिलिट्री को ये बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देंगे अपने देश में खर्चा कम करने के लिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो नॉर्थ कोरिया की रैंक है 34th। बाकी देखिए कुछ ज्यादा रेडिकल चेंज हुआ नहीं है। जो मैं आपको दिखाऊं तो ये है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। बताइएगा कि क्या आप इस इंडेक्स से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं, क्या कैसी हैं खदीजा आप? मैं वाकई पाकिस्तान की रैंक देख के शॉक में थी, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि पाकिस्तान फर्स्ट 10 में लाए कर रहा हो। मतलब कभी भी हम कहते हैं तो पाकिस्तान बहुत एंड पे चला जाता है या समहाउ इधर बीच में लाए कर रहा होता है। और हाँ, अगर इंडिया की देख के मैं हैरान ज़रूर हुई हूँ कि इंडिया और चाइना, मतलब इंडिया ने अपनी मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा काम किया है, उसके बावजूद अभी तक 4 पे है। मतलब टॉप 3 में होना चाहिए था इंडिया की रैंक को। आप क्या कहते हैं? अच्छा, मैं मुझे 2-4 चीज़ें हैं। देखो कि यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, इंडिया, ये 4 कंट्रीज वो हैं कि जिनकी टॉप पोजीशंस बनती भी हैं, और इनके साथ compete करना और इनकी इकोनॉमी, इनका सारी चीज़ें वो आप सबके सामने, और वहाँ पे अपनी मिलिट्री को रैंक करवाना, तो वो तो वैसे भी एक ना ख्वाब की तरह ही लगता है, क्योंकि वो उनकी इकोनॉमी बड़ी है, वो मुल्क बहुत बड़े हैं, तो वो ये सारी चीज़ें तो समझ में आती हैं। अब एक चीज़ मैं ये देख के शॉक्ड हूँ कि पाकिस्तान लिटरली, दुनिया में जब हम आर्मी का जिक्र करते हैं तो हमें सिर्फ यूएसए की, चाइना की, इंडिया की, रशिया की और पाकिस्तान, तो यही 4-5 ममालिक हैं जिनको हम रिकग्नाइज़ कर रहे होते हैं इस हवाले से। लेकिन जब अभी हमने ये देखा कि रैंकिंग्स में जापान और फ्रांस जो थे ये पहले थे, मतलब पाकिस्तान से पहले थे, तो अब जो मैं शॉक इस वजह से हूँ क्योंकि जापान भी चलो आप छोड़ दो, लेकिन फ्रांस ने तो इंडिया के साथ बहुत सारी ब्रह्मोस मिसाइल की और इधर उधर अपने डिफेंस को बहुत ज़्यादा एक्टिव करने की कोशिश की, बड़ा स्ट्रॉन्ग किया उन्होंने। तो फिर आई डोंट नो भाई कि वो पाकिस्तान से नीचे किस तरह से चले गया। और साउथ कोरिया और पाकिस्तान में सिर्फ चंद ही मतलब फिगर्स का फ़र्क है। इसके बाद अगर इस तरह से साउथ कोरिया कुछ भी करता है तो पाकिस्तान फिर आ जाएगा। लेकिन ये है कि इंडिया और चाइना और रशिया, हाँ रशिया को भी यहाँ पे मैं, रशिया यकीनन बहुत होगा, लेकिन मैं चाइना की जो थी ना, वो चाइना और इंडिया को मैं एक ही लेवल पे ले रहा था, और मुझे चाइना इंडिया के नीचे नज़र आ रहा था। मतलब इंडियन आर्मी जो है वो चाइना से ऊपर मुझे दिखाई देती है। वो इस वजह से देती है क्योंकि इंडिया के ने पिछले दिनों चाइनीज़ के साथ जो किया ना वो भी सबके सामने है, और इसके हवाले से वैसे भी जो चाइनीज़ कर रहे हैं, अगर वो मिलिट्री पावर होना, मेरे ख्याल में मिलिट्री पावर सिर्फ खतीजा मतलब बम और मिसाइल और टेक्नोलॉजी से नहीं होनी चाहिए। मिलिट्री पावर तो होनी चाहिए कि आप कितने महाजों पे जो है खुद को मनवा रहे हो, और वो चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा एक्चुअल चीज़ें हैं। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि ये जो मिलिट्री पावर्स की रैंकिंग है ये कुछ कर सकते हैं। ये सिर्फ यही बता सकते हैं कि हाँ भाई वहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ है, वहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है। तो स्ट्रेंथ को क्या करना है, अगर एक अब पाकिस्तान की अगर आबादी है तो उसमें अगर 60% जो है वो यूथ है और बाकी जो है वो ओल्ड है और दूसरे बच्चे वाले सिलसिले हैं, तो एक्चुअल में तो वो 60% लोग ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। बाकी तो वक्त के साथ साथ अपनी जो भी हैं चीज़ें कुछ बढ़ रहे हैं, कुछ ख़त्म हो रहे हैं। तो लेकिन आबादी हमेशा 22 करोड़ की गिनी जाएगी, लेकिन उन 22 करोड़ में पता नहीं कितने बच्चे होते हैं, कितनी औरतें होती हैं, कितने कुछ होते हैं, तो कभी भी वो सारी चीज़ें प्रोडक्टिव नहीं होती हैं। इसी तरह आर्मी की भी चाहे जितनी मर्जी स्ट्रेंथ हो, वो सारी आर्मी तो प्रोडक्टिव नहीं होती है। उसमें से चंद कुछ ही लोग रिटायर तो चलो जो हो गए हैं वो हो गए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सारी की सारी आर्मी प्रोडक्टिव नहीं होती, मतलब सब वो नहीं हो रहे, एक्टिव नहीं होते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ कोई कुछ इंडोर काम कर रहे होते हैं, कुछ और तरह की चीजें कर रहे होते हैं, कुछ मैनेजमेंट में होते हैं, लेकिन ये है कि हाँ, तो लेकिन ये थोड़ी सी चीजें इस तरह से लेकर चल रहे हैं। एनो आपको ये रैंकिंग किस तरह की लगी है लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो करें, सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों को देना दुआ में याद रखें। अल्लाह ने